मुंबई की वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान से पानी नहीं, जैसे पुरानी बस्तियों पर मुसीबत बरस रही थी। शहर के एक कोने में, जहां ऊंची ऊंची इमारतों की परछाई भी नहीं पड़ती थी, वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। छत से टपकते पानी को रोकने के लिए फर्श पर 3-4 बाल्टियां रखी थीं, जिनकी टप टप की आवाज उस बूढ़े आदमी की खांसी से मिल रही थी जो खाट पर लेटा था। शंकर की छाती में बलगम जमा था और सांस लेना भी किसी जंग से कम नहीं था। उसने कांपते हुए हाथ से रजाई को कसकर पकड़ा। पास ही मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठा 17 साल का राजू फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश कर रहा था। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था, पानी निकल रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उस एक रोटी पर था जो तवे पर सिक रही थी। बाबूजी, आप करवट मत बदलिए, हवा लग जाएगी, राजू ने बिना पीछे देखे कहा। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। शंकर ने खांसी को दबाते हुए कहा, बेटा राजू, आज रहने दे, बाहर बहुत बारिश है। उस बड़े कॉलेज तक जाने में ही तू भीग जाएगा, और वैसे भी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। राजू ने रोटी उतारी और उसे एक पुराने कपड़े में लपेटा। उसने पलटकर अपने पिता को देखा। उनकी आंखों में लाचारी थी, वो लाचारी जो गरीबी की सबसे बड़ी पहचान है। राजू मुस्कुराया, एक फीकी लेकिन हिम्मत देने वाली मुस्कान। बाबूजी, अगर आज नहीं गया तो बड़े साहब तनख्वाह काट लेंगे, और फिर आपकी दवाई कैसे आएगी? आप चिंता मत करो, मैंने प्लास्टिक ओढ़ लिया है। उसने अपने फटे हुए जूतों में पैर डाला, जिनका तलवा घिस चुका था। उसने अपनी जेब टटोली, एक छोटी सी पेंसिल का टुकड़ा और मुड़ा तोड़ा कागज वहां सुरक्षित था। यह उसकी सबसे कीमती दौलत थी। शंकर उसे जाते हुए देखता रहा। उसे हमेशा लगता था कि उसने अपने बेटे के हाथों में झाड़ू थमाकर बहुत बड़ा पाप किया है। वो हाथ जिनमें कलम होनी चाहिए थी, वो आज दूसरों का कचरा साफ कर रहे थे। राजू जब बाहर निकला तो कीचड़ उसके टखनों तक था। वो उस विशाल संस्थान की ओर भागा जिसे लोग विज्ञान का मंदिर कहते थे। यह देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान था, जहां सिर्फ अमीर और रसूखदार घरों के बच्चे ही इंजीनियर बनने आते थे। राजू के लिए यह मंदिर तो था, लेकिन वो यहाँ का पुजारी नहीं, सेवक था। गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मी ने उसे हिकारत से देखा। ए लड़के, इतना देर से क्यों आया? अंदर प्रोफेसर वर्मा की क्लास शुरू होने वाली है। अगर गलियारा साफ नहीं मिला तो आज तेरी नौकरी गई समझ। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस सिर झुकाया और दौड़कर अंदर चला गया। यह उसकी रोज की आदत थी, अपमान को पी जाना और काम में लग जाना। उसने स्टोर रूम से अपनी झाड़ू और पोछा उठाया। गलियारे में सन्नाटा था, लेकिन एक कमरे से भारी आवाज आ रही थी। यह लेक्चर हॉल नंबर 4 था। यहाँ प्रोफेसर वर्मा पढ़ाते थे। प्रोफेसर वर्मा, जिनका नाम सुनकर अच्छे अच्छे छात्रों के पसीने छूट जाते थे। वो गणित के विद्वान थे, लेकिन उनमें ज्ञान से ज्यादा अहंकार था। उन्हें लगता था कि विज्ञान सिर्फ संभ्रांत लोगों की जागीर है। राजू धीरे धीरे हॉल के पिछले दरवाजे के पास पहुंचा। उसे वहां सफाई करनी थी, लेकिन उसके कदम अपने आप रुक गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से प्रोफेसर की आवाज गूंज रही थी, देखो इसे, ध्यान से देखो। प्रोफेसर वर्मा ब्लैक बोर्ड पर चौक रगड़ रहे थे। खटखट की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। उन्होंने बोर्ड पर एक लंबा और जटिल समीकरण इक्वेशन लिखा था। यह कोई साधारण सवाल नहीं था। यह फ्लूइड डायनामिक्स का वो सवाल है जिसे पिछले 10 सालों से इस संस्थान का कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट हल नहीं कर पाया है। प्रोफेसर वर्मा ने अपनी चश्मे के ऊपर से पूरी क्लास को देखा। वहां सन्नाटा छाया था। 100 से ज्यादा छात्र बैठे थे। सबके पास महंगे लैपटॉप और किताबें थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो नजर उठा सके। तुम लोग खुद को देश का भविष्य कहते हो, प्रोफेसर ने ताना मारा। तुम सब रट्टू तोते हो, सिर्फ फॉर्मूला याद करना जानते हो, उसे महसूस करना नहीं। मैंने यह सवाल अमेरिका के एक जर्नल में भी भेजा था। वहां भी लोग इसे देखकर पीछे हट गए, क्योंकि इसमें गणित नहीं, इसमें तर्क की वो गहराई है जो तुम जैसे सुविधा में पलने वाले बच्चों के पास नहीं हो सकती। दरवाजे के पीछे खड़ा राजू अपनी झाड़ू को कसकर पकड़े हुए था। उसकी नजरें ब्लैक बोर्ड पर गड़ी थीं। उसे वो सफेद लकीरें कोई डरावना सवाल नहीं लग रही थीं। उसे वो सब कुछ एक चित्र जैसा लग रहा था। उसके दिमाग में नंबर नहीं नाच रहे थे। उसे वो समीकरण बहते हुए पानी की तरह दिख रहा था, जैसे बरसात का पानी उसकी बस्ती की नालियों में बहता है। कहाँ रुकावट है, कहाँ बहाव तेज है, कहाँ दबाव बन रहा है। राजू के लिए गणित किताबों में नहीं, उसके आसपास की दुनिया में था। प्रोफेसर ने डस्टर मेज पर पटका। मैं यह सवाल यहां बोर्ड पर छोड़ रहा हूं। पूरे सेमेस्टर का समय है तुम्हारे पास। जो इसे हल करेगा, मैं खुद प्रिंसिपल से कहकर उसकी स्कॉलरशिप पक्की करवाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद कम ही है। क्लास खत्म हुई। छात्र बड़बड़ाते हुए बाहर निकलने लगे। यार, यह बुढ़ा पागल है, ऐसा सवाल कौन पूछता है? एक छात्र ने कहा,
जो शायद किसी बड़े उद्योगपति का बेटा था। छोड़ना, कैंटीन चलते हैं, यह सब हमारे बस का नहीं है। जब पूरा हॉल खाली हो गया तब राजू अंदर दाखिल हुआ। उसका काम अब शुरू होता था। उसने पानी की बाल्टी उठाई और फर्श पर पोंछा लगाने लगा, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस बड़े से ब्लैक बोर्ड की तरफ जा रही थीं। उसने अपने आसपास देखा, कोई नहीं था, सिर्फ पंखों की घू घू आवाजें थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी जेब से वो छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा निकाला, लेकिन फिर रुक गया। उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा, हम छोटे लोग हैं, बड़े लोगों की दुनिया में ताक झांक करेंगे तो सिर्फ ठोकर मिलेगी। उसने फिर से पोंछा उठाया, लेकिन वो सवाल, वो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उस समीकरण के बीच में एक गलती थी, एक बहुत छोटी सी गलती जो प्रोफेसर ने जानबूझकर या अनजाने में की थी, जिसकी वजह से वो हल नहीं हो रहा था। राजू को वो गलती साफ दिख रही थी, जैसे साफ पानी में पत्थर दिखता है। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पोंछा नीचे रखा। उसके मैले कुचैले हाथ, जिनमें धूल और फिनाइल की गंध थी, वो धीरे धीरे बोर्ड की तरफ बढ़े। उसने चौक उठाया। चौक पकड़ते ही उसके हाथों की कपकपी बंद हो गई। उसने लिखना शुरू किया। उसने प्रोफेसर के जटिल तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने तरीके से, बिल्कुल सरल और देसी तरीके से उस समीकरण को खोलना शुरू किया। अगर पानी का दबाव यहां बढ़ता है तो रास्ता यहां से नहीं, वहां से बनेगा। वह बुदबुदाया। वो अपनी ही दुनिया में खो गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब 15 मिनट बीत गए। पूरा बोर्ड अब भर चुका था और अंत में एक छोटा सा उत्तर, जो उस पूरे पहाड़ जैसे सवाल का निचोड़ था। जब उसने चौक नीचे रखा तो उसे एक अजीब सा सुकून मिला। ऐसा सुकून उसे तब भी नहीं मिलता था जब उसे पेट भर खाना मिलता था। उसने एक बार फिर अपने काम को देखा, मुस्कुराया और फिर जल्दी से अपनी बाल्टी और पोंछा उठाकर वहां से भाग गया। उसे डर था कि कोई उसे देख ना ले। अगली सुबह संस्थान में कोहराम मच गया। जब प्रोफेसर वर्मा क्लास में आए तो वो अपनी कुर्सी पर बैठने ही वाले थे कि उनकी नजर बोर्ड पर पड़ी। वो जम गए। उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरी क्लास शांत थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। यह किसने किया? प्रोफेसर की आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। गुस्सा नहीं, बल्कि अचरज था। छात्र एक दूसरे को देखने लगे। सर, हम जब आए तो यह पहले से लिखा हुआ था, एक छात्र ने डरते हुए कहा। प्रोफेसर वर्मा धीरे धीरे बोर्ड के पास गए। उन्होंने एक एक लाइन को ध्यान से देखा। उनकी उंगलियां उन अक्षरों पर फिरने लगी। यह तरीका, उन्होंने मन ही मन सोचा, यह किसी किताब का तरीका नहीं है। इसने तो बर्नौली के सिद्धांत को भी एक नए नजरिए से देखा है। यह तो अद्भुत है। कौन है वो? प्रोफेसर चिल्लाए। सामने आओ। मैं कसम खाता हूं, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। जिसने यह किया है वो कोई साधारण छात्र नहीं हो सकता। यह किसी जीनियस का काम है। लेकिन कोई आगे नहीं आया। कैसे आता? वो जीनियस तो इस वक्त बाहर बरामदे में घुटनों के बल बैठकर फर्श रगड़ रहा था। राजू को अंदर की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया। उसे पता था कि अगर वो सामने गया तो उस पर चोरी का या बोर्ड खराब करने का इल्जाम लग जाएगा। गरीबों की सच्चाई भी अक्सर झूठ मान ली जाती है। प्रोफेसर वर्मा ने तुरंत प्रिंसिपल को बुलाया। बड़े बड़े और प्रोफेसर भी जमा हो गए। सब उस बोर्ड को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई 8वां अजूबा हो। हमें उस छात्र को ढूंढना होगा, प्रिंसिपल ने कहा। क्या सीसीटीवी कैमरा चालू था? नहीं सर, कल रात बिजली कटौती की वजह से कैमरा बंद था, सिक्योरिटी हेड ने जवाब दिया। प्रोफेसर वर्मा ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर वो खुद सामने नहीं आ रहा तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं आज एक और सवाल लिखूंगा, इससे भी मुश्किल। अगर वो सच में जीनियस है तो वो दोबारा आएगा। शेर को शिकार की गंध एक बार लग जाए तो वो लौटता जरूर है। राजू, जो दरवाजे के पास से गुजर रहा था, उसने यह सुन लिया। उसका दिल एक पल के लिए सहम गया, लेकिन दूसरे ही पल उसके अंदर एक चुनौती की आग जल उठी। शाम हुई। छात्र चले गए। प्रोफेसर ने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया था। इस बार सवाल ऐसा था जिसमें क्वांटम फिजिक्स और गणित का मेल था। यह सवाल राजू की समझ से परे होना चाहिए था, क्योंकि उसने कभी स्कूल की शक्ल भी ठीक से नहीं देखी थी। उसने जो भी सीखा था वो कबाड़ी की दुकान से खरीदी गई रद्दी किताबों से सीखा था। रात के 10 बज चुके थे। पूरा संस्थान खाली हो चुका था। सिर्फ गलियारे की पीली रोशनी जल रही थी। राजू अपनी सफाई खत्म कर चुका था। उसे घर जाना चाहिए था। बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उसके कदम फिर से लेक्चर हॉल नंबर 4 की तरफ मुड़ गए। उसने अंदर झांका। बोर्ड पर नया सवाल लिखा था। राजू मुस्कुराया। उसे लगा जैसे वो प्रोफेसर उससे बातें कर रहे हैं, उसे चुनौती दे रहे हैं। उसने चौक उठाया, लेकिन इस बार जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, पीछे से एक परछाई उभरी। पकड़े गए। एक कड़क आवाज गूंजी। राजू के हाथ से चौक छूट गया। वो पलटा।
सामने प्रोफेसर वर्मा खड़े थे और उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। प्रोफेसर की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा सदमा था। तुम? प्रोफेसर ने राजू के फटे कपड़ों, उसके नंगे पैर और उसके हाथ में पकड़े झाड़ू को देखा। तुम तो सफाई वाले हो। राजू का गला सूख गया। वो थर थर कांपने लगा। साहब गलती हो गई। मैं बस साफ कर रहा था। झूठ मत बोलो। प्रोफेसर वर्मा आगे बढ़े। उन्होंने राजू की कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ सख्त थी। मैंने तुम्हें लिखते हुए देखा है। सच बताओ, कौन लिखवा रहा है तुमसे यह? क्या किसी सीनियर छात्र ने तुम्हें यह रटने के लिए पैसे दिए हैं? बोलो। प्रोफेसर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस समाधान ने उनके दिमाग को हिला दिया था, वो इस मैले कुचैले लड़के के दिमाग से निकला है। उनके लिए यह असंभव था। विद्या की देवी सरस्वती कचरे के ढेर में कैसे बैठ सकती हैं? साहब, कोई नहीं है। राजू की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह मैंने खुद किया है। तुमने? प्रोफेसर ने हिकारत से हंसे। तुम्हें इंटीग्रेशन का मतलब भी पता है? तुम्हें पता है यह वेरिएबल क्या होता है? तुम एक अनपढ़ मजदूर हो और तुम मुझे कह रहे हो कि तुमने यह हल किया। साबित करो। प्रोफेसर ने चौक उसकी तरफ फेंक दिया। अभी मेरे सामने इस सवाल की अगली लाइन लिखो। अगर नहीं लिख पाए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा कि तुम सरकारी संपत्ति को खराब कर रहे थे। राजू ने नीचे गिरे हुए चौक को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह उसकी जिंदगी और मौत का फैसला था। अगर वो जेल गया तो उसके बीमार पिता का क्या होगा? उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने पिता का चेहरा याद किया। फिर उसने चौक उठाया। इस बार उसके हाथ नहीं कांपे। वो मुड़ा और बोर्ड पर लिखने लगा। प्रोफेसर वर्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजू सिर्फ लिख नहीं रहा था, वो समझा भी रहा था, अपनी टूटी फूटी देहाती भाषा में। साहब, जैसे खेत में जब पानी 2 नालियों से आता है और एक जगह मिलता है तो वहां मिट्टी कट जाती है, वैसे ही यहां जब 2 ऊर्जाएं टकराती हैं तो यह मान वैल्यू शून्य हो जाता है। राजू बोलता गया, लिखता गया। प्रोफेसर वर्मा का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। वो देख रहे थे कि उस लड़के के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसके पास वो दृष्टि थी जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास भी नहीं होती, प्रकृति को देखने की दृष्टि। जब राजू रुका तो पूरा बोर्ड भर चुका था। सवाल हल हो चुका था। राजू ने सिर झुकाकर कहा, माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी यहां नहीं आऊंगा। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी प्रोफेसर की आवाज आई। रुको। राजू डर गया। क्या अब पुलिस आएगी? प्रोफेसर वर्मा धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी, उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने अपना हाथ राजू के कंधे पर रखा, जहां उसकी कमीज फटी हुई थी। तुमने यह सब कहां से सीखा? प्रोफेसर ने धीमी आवाज में पूछा। राजू ने डरते हुए जवाब दिया, साहब, रद्दी की किताबों से। लोग जो किताबें कबाड़ में फेंक देते हैं, मैं उन्हें घर ले जाता हूं। मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। अंग्रेजी मुझे कम आती है, लेकिन मुझे यह चित्र समझ आते हैं। मुझे यह नंबर बातें करते हुए लगते हैं। प्रोफेसर वर्मा निशब्द हो गए। उन्हें आज अपनी पूरी शिक्षा, अपनी डिग्रियां, अपने मेडल सब छोटे लग रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राजू। राजू, प्रोफेसर ने कहा, कल सुबह 9 बजे तुम झाड़ू लेकर नहीं आओगे। तुम मेरे केबिन में आओगे। और हाँ, ये फटे कपड़े पहनकर नहीं। राजू कुछ समझ नहीं पाया। जी? प्रोफेसर ने अपनी जेब से अपना महंगा पेन निकाला और राजू की शर्ट की जेब में लगा दिया। क्योंकि कल से तुम इस क्लास के बाहर सफाई नहीं करोगे, तुम इस क्लास के अंदर बैठोगे, तुम मेरे छात्र बनोगे। अगली सुबह का सूरज राजू के लिए सिर्फ रोशनी लेकर नहीं आया था, बल्कि एक नई उम्मीद लेकर आया था। उसने अपनी फटी हुई शर्ट को 2 बार धोया था और रात भर इस्त्री करने की कोशिश की थी। हालांकि उसके पुराने सिलवटें अब भी साफ दिख रही थीं। बाबूजी अभी भी सो रहे थे। राजू ने उनके सिरहाने पानी का गिलास रखा और बिना आवाज किए घर से निकल गया। आज उसके हाथ में झाड़ू नहीं थी, बल्कि एक पुरानी कॉपी और प्रोफेसर का दिया हुआ वो पेन था। संस्थान के गेट पर वही गार्ड खड़ा था। उसने राजू को रोका। आज खाली हाथ? काम पर नहीं जाना क्या? राजू ने धीरे से कहा, काका, आज मैं काम पर नहीं, क्लास में जा रहा हूं। गार्ड जोर से हंसा। क्या बात करता है? सपने देख रहा है क्या दिन दहाड़े? चल भाग यहां से। तभी पीछे से एक कार का हॉर्न बजा। वह प्रोफेसर वर्मा की कार थी। उन्होंने शीशा नीचे किया और गार्ड से कहा, उसे जाने दो, आज से यह मेरे साथ अंदर जाएगा। गार्ड की हंसी वहीं जम गई। उसने अविश्वास से गेट खोला। राजू ने सिर झुकाकर गेट पार किया, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यह रास्ता वही था, लेकिन आज मंजिल अलग थी। जब राजू प्रोफेसर वर्मा के साथ लेक्चर हॉल में दाखिल हुआ तो पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया।
100 जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। इनमें से कई छात्र वही थे जो कल तक उसे अपने जूतों पर पड़ी धूल साफ करने का हुक्म देते थे। प्रोफेसर वर्मा पोडियम पर खड़े हुए। छात्रों, आज हमारे साथ एक नया सदस्य है, इसका नाम राजू है। पीछे की सीट से एक हंसी की आवाज आई। यह विक्रम था, शहर के सबसे बड़े बिल्डर का बेटा और क्लास का टॉपर। सर, क्या अब यह हमें सिखाएगा कि पोंछा कैसे लगाते हैं? पूरी क्लास हंस पड़ी। राजू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। प्रोफेसर वर्मा ने चश्मा ठीक किया और सख्त आवाज में कहा, विक्रम, अगर पोंछा लगाने से दिमाग साफ होता है तो शायद तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राजू यहां इसलिए है क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो तुम में से कोई नहीं कर पाया। विक्रम का चेहरा तमतम आ गया। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी। उसने खड़े होकर कहा, सर, तुक्के से एक सवाल हल करना बुद्धिमानी नहीं होती। अगर यह सच में इतना होशियार है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। प्रोफेसर ने राजू की तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो राजू? राजू ने धीरे से सिर हिलाया। विक्रम मुस्कुराया, एक क्रूर मुस्कान। उसने बोर्ड पर एक जटिल सर्किट डायग्राम बनाया। यह एक हैंडओवर हाइब्रिड सिस्टम है। अगर पावर ग्रिड फेल हो जाए तो बैकअप को शुरू होने में 5 सेकंड लगते हैं। इन 5 सेकंड में पूरा सर्वर क्रैश हो सकता है। किताबों में लिखा है कि इसे रोकने के लिए करोड़ों का सुपर कैपेसिटर चाहिए। बताओ राजू, तुम इसे बिना पैसे खर्च किए कैसे ठीक करोगे? या फिर हम सुपर कैपेसिटर का ऑर्डर दें? राजू ने डायग्राम को देखा। उसे सर्किट नहीं, उसे अपनी बस्ती के बिजली के तार दिख रहे थे जो आए दिन जलते रहते थे। उसने चौक उठाया। साहब, अगर 5 सेकंड की देरी है तो हम बिजली को रोकेंगे नहीं, उसे घुमा देंगे। मतलब? विक्रम ने छिड़कर पूछा। राजू ने डायग्राम में एक छोटा सा बदलाव किया। साहब, हमारी बस्ती में जब पानी की मोटर नहीं चलती तो हम पाइप को लंबा कर देते हैं ताकि पानी का दबाव बना रहे। बिजली भी पानी की तरह है। अगर हम इस तार की लंबाई, कॉइल लेंथ को थोड़ा बढ़ा दें और उसे एक चोक कॉइल की तरह इस्तेमाल करें तो वो 5 सेकंड तक करंट को अपने अंदर रोक कर रखेगा। जैसे ही ग्रिड फेल होगा, यह कॉइल अपनी जमा बिजली छोड़ देगा। कोई सुपर कैपेसिटर नहीं चाहिए, बस तांबे का तार चाहिए। क्लास में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर वर्मा मुस्कुरा रहे थे। इसे कहते हैं इंडक्टिव लोड का सही इस्तेमाल। बिल्कुल सही जवाब। विक्रम अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब शर्म नहीं, नफरत थी। उसने ठान लिया था कि इस कचरे वाले को उसकी औकात याद दिलाकर रहेगा। दिन बीतते गए। राजू ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक तुक्का नहीं था। वो हर सवाल को जिंदगी के तजुर्बे से जोड़कर हल कर देता था। लेकिन एक मुसीबत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, गरीबी। स्कॉलरशिप के पैसे आने में अभी वक्त था और घर पर शंकर की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात जब राजू पढ़ाई कर रहा था, शंकर को खून की उल्टी हुई। राजू घबरा गया। वो उसे अपनी पीठ पर लाद कर सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद राजू को कोने में बुलाया। फेफड़े पूरी तरह खराब हो रहे हैं, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना पैसा लगेगा डॉक्टर साहब? राजू ने कांपते हुए पूछा। कम से कम 5 लाख रुपए, और वो भी 2 दिन के अंदर जमा करने होंगे। 5 लाख? राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई भी 5,000 नहीं थी। वो अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठ गया। उसके दिमाग में प्रोफेसर वर्मा के शब्द गूंज रहे थे, तुम खास हो राजू, लेकिन यह खासियत किस काम की अगर वो अपने बाप को नहीं बचा सके? अगले दिन राजू क्लास में तो था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। प्रोफेसर वर्मा पढ़ा रहे थे, लेकिन राजू को बोर्ड पर सिर्फ अपने पिता का चेहरा दिख रहा था। क्लास के बाद विक्रम राजू के पास आया। उसके हाथ में कैंटीन की चाय थी। क्या हुआ जीनियस? आज बड़ा उदास है। सुना है तेरा बाप मरने वाला है? राजू ने उसे गुस्से से देखा। जुबान संभाल कर बात करो। अरे, मैं तो मदद करने आया हूं। विक्रम ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली। ये 20,000 हैं, रख ले, इलाज में काम आएंगे। राजू हैरान था। क्या विक्रम सच में मदद कर रहा है? उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन विक्रम ने हाथ पीछे खींच लिया और नोट जमीन पर गिरा दिए। उठा ले, आखिर तू इसी के लायक है। और हाँ, बदले में मेरा असाइनमेंट पूरा कर देना। मैं तुझे अपना नौकर ही समझता हूं, दोस्त नहीं। राजू का स्वाभिमान उसे रोक रहा था, लेकिन पिता की जान उसे झुकने पर मजबूर कर रही थी। उसने कांपते हाथों से जमीन से पैसे उठाए। उसकी आंखों से आंसू गिरकर उन नोटों को भिगो रहे थे। विक्रम और उसके दोस्त हंसते हुए वहां से चले गए। राजू ने वो पैसे लिए, लेकिन वो काफी नहीं थे। उसे अभी भी बहुत बड़ी रकम चाहिए थी। तभी उसे नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर दिखा। अखिल भारतीय युवा वैज्ञानिक प्रतियोगिता, ऑल इंडिया यंग साइंटिस्ट कॉम्पिटिशन, इनाम 10 लाख रुपए, फाइनल राउंड अगले हफ्ते। राजू की आंखों में चमक आ गई। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी।
10 लाख रुपए से न सिर्फ ऑपरेशन हो जाता बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती। उसने ठान लिया कि वो यह प्रतियोगिता जीतेगा। राजू ने दिन रात एक कर दिया। वो दिन में क्लास करता, रात को अस्पताल में पिता की सेवा करता और भोर में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करता। वो एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर बना रहा था जो बिना बिजली के सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल से गंदे नाले के पानी को पीने लायक बना सकता था। यह उसकी बस्ती की सबसे बड़ी समस्या का समाधान था। प्रोफेसर वर्मा भी उसकी मेहनत देख रहे थे। उन्होंने उसे अपनी प्रयोगशाला की चाबी दे दी थी। राजू, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम यह जीत सकते हो। लेकिन विक्रम भी यह सब देख रहा था। उसे पता था कि अगर राजू जीत गया तो वो हमेशा के लिए हीरो बन जाएगा, और विक्रम को हारना पसंद नहीं था। प्रतियोगिता से एक दिन पहले राजू अपनी लैब में आखिरी तैयारी कर रहा था। उसका मॉडल तैयार था। वो खुश था। उसने मॉडल को एक कपड़े से ढका और बाहर पानी पीने गया। जैसे ही वो गया, परछाई में छिपा विक्रम अंदर आया। उसके हाथ में प्रोफेसर वर्मा का कीमती लैपटॉप था जो उन्होंने अपनी मेज पर छोड़ा था। विक्रम ने चुपके से वो लैपटॉप राजू के बैग में डाल दिया और उसके मॉडल के मुख्य पाइप में एक छोटा सा छेद कर दिया। विक्रम मुस्कुराया। कल देखना जीनियस, जब तेरा मॉडल फेल होगा और तू चोर कहलाएगा। अगली सुबह प्रतियोगिता का दिन था। बड़े बड़े जज आए हुए थे। प्रोफेसर वर्मा बहुत उत्साहित थे। राजू मंच पर आया। उसने अपना मॉडल दिखाया। जज साहब, यह मशीन बिना बिजली के पानी साफ करती है। उसने गंदा पानी ऊपर डाला। सबको उम्मीद थी कि नीचे से साफ पानी आएगा, लेकिन तभी पाइप लीक करने लगा। गंदा पानी मशीन के बाहर बहने लगा और पूरा मॉडल कीचड़ से भर गया। जज एक दूसरे को देखने लगे। यह क्या है? यह तो पूरी तरह फेल है, एक जज ने कहा। राजू घबरा गया। नहीं सर, मैंने कल रात ही चेक किया था, यह ठीक था। जरूर किसी ने। तभी सिक्योरिटी हेड अंदर आए। प्रोफेसर वर्मा, आपका लैपटॉप गायब है, हमें तलाशी लेनी होगी। प्रोफेसर वर्मा ने कहा, जरूर, लीजिए, मेरे छात्रों पर मुझे भरोसा है। तलाशी शुरू हुई। जब गार्ड राजू के बैग तक पहुंचा तो राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। गार्ड ने बैग खोला और उसमें से वही चमकता हुआ लैपटॉप निकाला। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। राजू, प्रोफेसर की आवाज कांप रही थी। यह तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? राजू रोने लगा। सर, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया। सर, मेरा यकीन कीजिए। विक्रम भीड़ के बीच से चिल्लाया। सर, मैंने इसे कल रात लैब में देर तक रुकते देखा था। मुझे लगा यह मेहनत कर रहा है, लेकिन यह तो चोरी कर रहा था। गरीब है ना सर, नीयत खराब हो ही गई होगी। प्रोफेसर वर्मा की आंखों में अब दुख नहीं, गुस्सा था। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ नहीं रखा, बल्कि पीछे हट गए। मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर यहां बिठाया, तुम्हें विद्या दी, और तुमने यह सिला दिया? चोरी? सर, मेरे बाबूजी बीमार हैं, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। राजू चिल्लाया। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। प्रिंसिपल ने आदेश दिया, इसे अभी पुलिस के हवाले करो और इसका नाम प्रतियोगिता से हटा दो। 2 गार्ड आए और राजू को पकड़ लिया। वो उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। राजू प्रोफेसर की तरफ देखता रहा, लेकिन प्रोफेसर ने मुंह फेर लिया था। हॉल के बाहर बारिश हो रही थी। राजू को पुलिस जीप में बैठाया जा रहा था। तभी एक छपरासी दौड़ता हुआ आया। राजू, राजू, तेरे पिता, अस्पताल से फोन आया है। राजू सुन्न पड़ गया। क्या हुआ बाबूजी को? उनकी हालत बहुत खराब है, वो बस तेरा नाम ले रहे हैं। राजू ने पुलिस वाले के हाथ जोड़ लिए। साहब, मुझे बस एक बार मेरे पिता से मिलने दीजिए, वो मर जाएंगे साहब। लेकिन पुलिस जीप का दरवाजा बंद हो गया। जीप चल पड़ी। पीछे छूट गया उसका अधूरा मॉडल, उसका टूटा हुआ सपना और प्रोफेसर वर्मा का वो भरोसा जो अब चकनाचूर हो चुका था। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और अंदर राजू की सिसकियां गूंज रही थीं। उसे लगा सब खत्म हो गया। दुनिया ने फिर से उसे वहीं पहुंचा दिया जहां से वो आया था, कीचड़ में। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अंत नहीं है। कभी कभी जीत से पहले हारना जरूरी होता है, ताकि जीत की गूंज और जोर से सुनाई दे। पुलिस की जीप बारिश को चीरती हुई थाने की तरफ बढ़ रही थी। अंदर बैठे राजू का सिर उसके घुटनों में था। वो रो नहीं रहा था, अब वो बस प्रार्थना कर रहा था, भगवान से, अपने लिए नहीं, अपने बाबूजी की आखिरी सांसों के लिए। इंस्पेक्टर पाटिल, जो जीप चला रहे थे, बार बार रियर व्यू मिरर में राजू को देख रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई चोर देखे थे, लेकिन चोरों की आंखों में डर होता है, लाचारी नहीं। और राजू की आंखों में जो दर्द था वो किसी अपराधी का नहीं, एक बेटे का था। अचानक इंस्पेक्टर का वायरलेस सेट गूंज उठा। इंस्पेक्टर पाटिल, तुरंत वापस मुड़िए, कॉलेज से कॉल आया है। इंस्पेक्टर ने गाड़ी धीमी की।
क्या हुआ? और कोई चोरी निकली क्या? नहीं सर। वायरलेस पर आवाज आई, प्रोफेसर वर्मा ने कहा है कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। लड़का निर्दोष है, उसे सम्मान के साथ वापस लाया जाए। राजू ने सिर उठाया। क्या उसने सही सुना? इंस्पेक्टर पाटिल ने गाड़ी को जोरदार तरीके से मोड़ा। उन्होंने राजू की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराए। लगता है भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। बच्चे। कॉलेज के हॉल में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा मातम का नहीं, तूफान से पहले का था। स्टेज पर विक्रम खड़ा था, उसके हाथ में माइक था, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना था। प्रोफेसर वर्मा उसके ठीक सामने खड़े थे, उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। तभी हॉल का दरवाजा खुला। सबने पीछे मुड़कर देखा। राजू भीगा हुआ पुलिस वालों के साथ अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इस बार पुलिस उसे पकड़कर नहीं, उसे रास्ता देते हुए ला रही थी। प्रोफेसर वर्मा मंच से नीचे उतरे और सीधे राजू के पास गए। उन्होंने राजू के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुझे माफ कर दो बेटा। मेरी आंखों पर गुस्से का पर्दा पड़ गया था। राजू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सर, लेकिन वो लैपटॉप। प्रोफेसर ने पीछे मुड़कर विक्रम की तरफ उंगली उठाई। लैपटॉप तो बस एक बहाना था, असली सबूत तो तुम्हारे मॉडल में था। प्रोफेसर राजू के मॉडल के पास गए, जो अभी भी कीचड़ में सना पड़ा था। उन्होंने उस कटे हुए पाइप की तरफ इशारा किया। ध्यान से देखो, यह पाइप फटा नहीं है, इसे किसी धारदार चीज से काटा गया है। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर ने अपनी जेब से एक छोटा सा सोने का कफलिंक निकाला। यह मुझे मशीन के अंदर फंसा हुआ मिला, शायद पाइप काटते वक्त गिर गया था। विक्रम, क्या यह तुम्हारी शर्ट का नहीं है? पूरी क्लास की नजरें विक्रम की आस्तीन पर गईं। उसकी एक आस्तीन का बटन गायब था। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ से माइक छूटकर गिर गया। एक तेज आवाज गूंजी, जिसने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। चोरी राजू ने नहीं की, प्रोफेसर की आवाज हॉल में गूंज रही थी। चोरी तुमने की है विक्रम, एक गरीब की मेहनत की चोरी, एक बेटे की उम्मीद की चोरी। प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को इशारा किया। इंस्पेक्टर पाटिल आगे बढ़े और विक्रम का हाथ पकड़ लिया। चलो बेटा, अब असली लॉकअप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विक्रम को ले जाया गया। हॉल में अब सिर्फ सच्चाई बची थी, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। जज ने घड़ी देखी। प्रोफेसर, सच्चाई अपनी जगह है, लेकिन प्रतियोगिता का नियम है। मॉडल को काम करना चाहिए। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और मशीन टूटी हुई है। राजू ने अपनी मशीन को देखा। पाइप कटा हुआ था, पानी लीक हो रहा था। उसके पास कोई स्पेयर पार्ट नहीं था, कोई टेप नहीं था। 5 मिनट में इसे ठीक करना नामुमकिन था। सबकी उम्मीदें फिर टूटने लगी। छोड़ो यार, अब कुछ नहीं हो सकता, भीड़ में से आवाज आई। लेकिन राजू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे अपने बाबूजी की एक बात याद आई, जब कोई रास्ता न मिले तो मिट्टी की तरफ देखना, मिट्टी हर जख्म भर देती है। राजू कॉलेज के बगीचे की तरफ भागा। सब हैरान थे कि वो कहाँ जा रहा है। वो एक गमले के पास रुका और मुट्ठी भर चिकनी मिट्टी क्ले उठाई। वो वापस मशीन के पास आया। उसने उस गीली मिट्टी को अपने हाथों में मथा। वो उसे आकार देने लगा। ये क्या कर रहा है? जज ने पूछा। प्रोफेसर वर्मा मुस्कुराए। इसे भारत कहते हैं सर, इसे जुगाड़ नहीं, इसे समाधान कहते हैं। राजू ने उस मिट्टी का लेप कटे हुए पाइप पर लगाया। उसने अपनी जेब से एक पुराना प्लास्टिक का टुकड़ा निकाला और उसे मिट्टी के ऊपर कसकर बांध दिया। उसने अपनी शर्ट से एक धागा खींचा और उसे कस दिया। मिट्टी सूखेगी तो लोहा बन जाएगी, राजू बुदबुदाया। अब उसने बाल्टी उठाई। यह करो या मरो का पल था। उसने गंदे पानी को मशीन में डाला। 1 सेकंड, 2 सेकंड, पानी रिस रहा था, मिट्टी गीली थी। नहीं होगा, किसी ने कहा। लेकिन तभी मिट्टी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रिसाव बंद हो गया और नीचे लगे नल से धीरे धीरे एक साफ पारदर्शी धारा बहने लगी। राजू ने कांपते हाथों से कांच का गिलास नल के नीचे लगाया। गिलास भर गया, पानी बिल्कुल साफ था। राजू ने वो गिलास उठाया और जजों की तरफ बढ़ा, लेकिन जज हिचकिचा रहे थे। नाले का पानी था, क्या पता साफ हुआ भी हो या नहीं। राजू ने उनकी हिचकिचाहट देखी। उसने गिलास वापस खींचा और एक ही सांस में पूरा पानी खुद पी गया। उसने खाली गिलास उल्टा किया और मुस्कुराया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। छात्र जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। प्रोफेसर वर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। यह जीत सिर्फ विज्ञान की नहीं थी, यह इंसानियत की जीत थी। जज ने माइक लिया। विजेता का नाम लेने की जरूरत नहीं है। 10 लाख का चेक और यंग साइंटिस्ट का खिताब राजू को जाता है। राजू ने चेक लिया। उसने माइक नहीं पकड़ा, उसने कोई भाषण नहीं दिया। वो बस मंच से कूदा और गेट की तरफ भागा। उसके लिए असली इनाम स्टेज पर नहीं, अस्पताल के बिस्तर पर था।
अस्पताल के आईसीयू के बाहर डॉक्टर खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था। राजू दौड़ता हुआ पहुंचा। उसके हाथ में चेक था। सांस फूल रही थी। डॉक्टर साहब, पैसे पैसे आ गए। मेरे बाबूजी। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजू का दिल थम गया। क्या वो देर हो गया? डॉक्टर मुस्कुराए। तुम बहुत सही वक्त पर आए हो बेटे। ऑपरेशन की तैयारी करो, हम उन्हें बचा लेंगे। राजू वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। यह खुशी के आंसू थे। सीन ट्रांजिशन। 1 महीने बाद कॉलेज का वही गलियारा। फर्श चमक रहा था, लेकिन आज वहां राजू झाड़ू नहीं लगा रहा था। राजू कंधे पर बैग टांगे साफ कपड़ों में क्लास की तरफ जा रहा था और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी चल रहा था, उसके बाबूजी। वो अब ठीक थे, हालांकि अभी भी लाठी के सहारे चलते थे। राजू क्लास के दरवाजे पर रुका। प्रोफेसर वर्मा अंदर पढ़ा रहे थे। उन्होंने राजू को देखा और रुक गए। बाबूजी ने हाथ जोड़कर प्रोफेसर को प्रणाम किया। साहब, आपने मेरे बेटे को कचरे से उठाकर हीरा बना दिया। प्रोफेसर वर्मा बाहर आए। उन्होंने बाबूजी के हाथ थाम लिए। नहीं काका, हीरा तो ये पहले से था, मैंने तो बस उस पर लगी धूल साफ की है। और सच कहूं तो इसने मुझे सिखाया है कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, संघर्ष में होता है। राजू अपनी सीट पर जाकर बैठा। आज उसके बगल वाली सीट खाली नहीं थी। कई छात्र उसके पास बैठना चाहते थे। उसने अपनी कॉपी खोली, पेन उठाया और बोर्ड पर लिखे सवाल को देखा। खिड़की के बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन आज वो बारिश किसी झोपड़ी को नहीं डरा रही थी। आज वो बारिश एक नए भविष्य का स्वागत कर रही थी। दुनिया आपको आपकी जेब से आंकती है, लेकिन वक्त आपको आपकी काबिलियत से तौलता है। दोस्तों, अगर राजू की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी जुगाड़ से बड़ी मुसीबत हल की है। हम पढ़ना चाहेंगे। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।